दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और तेलुगु क्राइम थ्रिलर स्टोरी के साथ जिसका नाम है ओदेला रेलवे स्टेशन। ये कहानी तेलंगाना के ओदेला गांव में हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इसका पार्ट 2 भी हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली स्टोरी एंड होती है। लेकिन इसका पार्ट 2 पहले पार्ट से एकदम विपरीत है और वो स्टोरी रियल हो सकती है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम आदेला नाम के एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं, जहां पर एक औरत कीचड़ में लथपथ होकर अपने हाथ में किसी आदमी का सर लेकर पुलिस स्टेशन जाकर लक्ष्मण नाम के एसआई की टेबल के सामने वो सर रख देती है। इसके बाद लक्ष्मण पूछता है कि इसका धर कहाँ है। फिर वो औरत सभी पुलिस वालों को एक कुएं के पास लाती है। इसके बाद पुलिस वाले उस कुएं में से उस धर को निकालते हैं और वहाँ पर एक अनुदीप नाम का एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो कि ट्रेनिंग के लिए इस गांव में आया होता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, मतलब कि अनुदीप इस केस की पूरी जानकारी हम ऑडियंस को बताता है। इसके बाद कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। लड़की का नाम होता है राधा और उसके पति का नाम होता है तिरुपति। तिरुपति का एक भाई भी है जिसका नाम है चंद्रू और चंद्रू की एक कजिन होती है और कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली होती है। दरअसल ये धोबी होते हैं और वहीं राधा के घर के बगल में अभी अभी माधवी और वेंकटेश की शादी हुई होती है और आज उन दोनों की पहली रात है। उसी रात को हम विवेक नाम के एक लड़के को देखते हैं। दरअसल विवेक माधवी से बहुत प्यार करता था और माधवी ने इसको छोड़कर दूसरे आदमी से शादी कर ली। अब वो दोस्तों के साथ दारू पीते हुए बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके दोस्त तो बोलते हैं कि अरे विवेक, मारना ही है तो उसको मारो, तुमने क्या गलती की है। और फिर सुबह होने के बाद सारे गांव वालों को ये बात मालूम पड़ती है कि किसी जगह पर माधवी की लाश पाई गई है। इसके बाद अनुदीप और कुछ पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि किसी ने माधवी का आरएपी करके उसको मार दिया है और कल ही माधवी की शादी हुई थी। माधवी की मौत की खबर सुनने के बाद माधवी का पति वेंकटेश बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद अनुदीप उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करता है तो वहाँ पर उसे एक फुटप्रिंट मिलता है। अब कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद अनुदीप को विवेक के बारे में मालूम पड़ता है। तो इसके बाद अनुदीप विवेक को पुलिस स्टेशन लाता है बिना कुछ सोचे और उससे बोलता है कि तूने माधवी को क्यों मारा। विवेक बोलता है कि सर, मैं माधवी से बहुत प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा। पर एसआई लक्ष्मण थोड़ा सटकेला होता है और वो विवेक को उल्टा लटकाकर उसके पिछवाड़े में रॉड घुसेड़ देता है और विवेक दर्द को सहन न कर पाने के कारण कबूल कर लेता है कि माधवी को मैंने ही मारा। पर जब अनुदीप पुलिस स्टेशन आता है तो विवेक अनुदीप को बोलता है कि सर, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ही बताइए मैं क्यों ही माधवी को मारूंगा। इसके बाद अनुदीप विवेक को जाने के लिए बोल देता है। लक्ष्मण बोलता है कि आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, मुझे पक्का यकीन है कि उस लड़की की हत्या इसी ने की है। यही होता है सर, आपके पास बस एजुकेशन है और मेरे पास एक्सपीरियंस। तो अनुदीप पुलिस वालों को समझाता है कि क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट मिला है उसका साइज है 10 और लड़की के अंदर जो सीमन पाया गया है उसको टेस्ट करने पर यह मालूम पड़ा है कि रेपिस्ट की एज लगभग 30 साल होगी और विवेक का पैर का साइज है 8 और इसकी एज भी 30 नहीं है, सिर्फ 20 साल के ऊपर है, इसलिए विवेक खूनी नहीं है। और इसके बाद विवेक वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता है कि गांव में एक और लड़की की हत्या हो गई है। फिर पुलिस वाले तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की की भी कल ही शादी हुई थी। अनुदीप समझ जाता है कि खूनी कोई साइको ही हो सकता है। अब रात होने के बाद अनुदीप फिर से क्राइम स्पॉट पर आता है सबूत ढूंढने के लिए और वहाँ पर अनुदीप को उस लड़की का फोन मिलता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद उस फोन को चेक करने पर उसको उस फोन में एक वीडियो मिलती है, मतलब शायद गलती से इस फोन का कैमरा ऑन हो गया था, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही होती है। यहाँ खूनी उस लड़की को उस जंगल में बुलाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी पहली रात कैसी हुई, मुझे डिटेल में बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुमने अपने पति के साथ क्या क्या किया। ऐसा बोलकर वो खूनी उस लड़की को परेशान करने लगता है। वो बोलता है कि तुम डिटेल में बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और वो लड़की उस खूनी को बताने लगती है। पर इसके बाद भी वो खूनी उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी हत्या कर देता है। इधर सुबह होने पर जब चंद्रू की कजिन नहाने बाथरूम में जाती है तो चंद्रू बाथरूम में झांकने लगता है और अपने फोन में उसकी वीडियो बना लेता है। हालांकि इसकी शादी इसी से होने वाली है और चंद्रू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है शंभू, जो एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। चंद्रू और शंभू ये दोनों हमेशा एक दूसरे को पॉर्न वीडियो शेयर करते थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले गांव में आकर उस मोबाइल में जो आवाज होती है उसको सुनाकर पूछने लगते हैं कि आप इस आवाज को पहचानते हो। पर लगभग कोई भी इस आवाज को पहचान नहीं रहा था। और जब पुलिस वाले राधा की फैमिली के पास आती है
तो चंद्रू पहचान लेता है कि ये आवाज तो शंभू की है। उसी समय पुलिस वाले शंभू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और इसकी आवाज से वो वॉइस मैच कराने लगते हैं। तभी शंभू का लॉयर आकर पुलिस वालों को बोलता है कि जिस दिन उन दोनों लड़की की हत्या हुई थी उस दिन मेरा क्लाइंट शंभू गाँव में नहीं था, वो दूसरे गाँव में गया था एक शादी अटेंड करने के लिए। अब अगले दिन अनुदीप लक्ष्मण से बोलता है कि क्यों ना हम पूरे गांव का डीएनए टेस्ट करवाएं, इससे खूनी कौन है पता चल जाएगा। इसके बाद लक्ष्मण बोलता है कि अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो, इस गांव में कितने लोग हैं, आपको मालूम है ना कि इन सब लोगों की रिपोर्ट आने में 2 महीने लग जाएंगे। अभी अभी इस केस के बारे में ऐसा ही डीएनए टेस्ट करवाया था और एक आदमी की रिपोर्ट आने में 1 महीना लग गया था। फिर अनुदीप बोर्ड पर सारे पुलिस वालों को समझाता है कि इस गांव में लगभग 6322 लोग हैं, इनमें से हम फीमेल्स को छोड़ दें तो बस हमको उस आदमी को ढूंढना है जिसके पैर का साइज 10 है, उस आदमी की हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच होगी और उन आदमियों में से हमें ऐसे एज ग्रुप वालों को ढूंढना है जिसकी उम्र 25 से 30 साल हो। ऐसा करें तो ज्यादा से ज्यादा 25 लोग होंगे। अगर हम इनके डीएनए रिपोर्ट्स भेज दें तो बस 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। फिर सभी पुलिस वाले ऐसे ही आदमियों का डीएनए लेने लगते हैं। इसके बाद एक दिन उस गांव का सरपंच पुलिस स्टेशन में आता है क्योंकि कुछ दिनों में उसकी बेटी की शादी है और वो यहाँ पर इनविटेशन कार्ड देने के लिए आता है। अब अनुदीप सरपंच को समझाता है कि सर, आप जानते हो ना कि गांव में क्या चल रहा है, लगातार लड़कियों की हत्या हो रही है, इसलिए आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर लीजिए। पर वो सरपंच गुस्सा होकर अनुदीप से बोलता है कि सर, आप तो यहाँ अभी आए हो, मैं तो यहीं पर पला बड़ा और यहीं पर रहता हूँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। अब जिस दिन सरपंच की बेटी की शादी हो रही होती है तो अनुदीप कोई भी चांस ना लेकर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। कुछ समय बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद पहली रात भी हो जाती है। इसके बाद सुबह अनुदीप कांस्टेबल को फोन करके वहाँ का हालचाल लेता है तो कांस्टेबल बोलता है कि सर, दूल्हा दुल्हन बिल्कुल ठीक हैं। और उस समय सरपंच की बेटी प्रिया अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाहर आती है। अनुदीप उन दोनों कांस्टेबल से बोलता है कि तुम बिना कोई चांस लिए उनका पीछा करते रहो। कुछ समय बाद प्रिया अपनी फ्रेंड के साथ रेलवे स्टेशन आती है उसको सी ऑफ करने के लिए। दूसरी तरफ वो दोनों कांस्टेबल थोड़ी दूर पर ही चाय पी रहे होते हैं और इन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक ट्रेन वहाँ से जाने लगती है। उस ट्रेन के जाने के बाद दोनों कांस्टेबल्स देखते हैं कि वहाँ प्रिया नहीं है और प्रिया की दोस्त बेहोश पड़ी है और वो ये तुरंत अनुदीप को कॉल करके बताते हैं। दूसरी तरफ वो खूनी प्रिया को लेकर कोई खेत में आता है और प्रिया उसको पहचान लेती है। वो बोलती है कि क्या वो तुम हो? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ। अब तुम मुझको बताओगी कि कल रात तुम्हारी सुहागरात कैसी हुई, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर तुम मुझको बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो प्रिया उस आदमी को सब कुछ बताने लगती है। इसी बीच अनुदीप और पुलिस वाले उस खेत में आकर प्रिया को ढूंढने लगते हैं। पुलिस की आवाज सुनकर वो आदमी कांस्टेबल पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और वो खूनी पुलिस के आने से पहले ही प्रिया का RAPE करके उसको मार देता है। अनुदीप उस खूनी पर फायरिंग करते हुए उसका पीछा करता है और लास्ट में उस आदमी को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रू होता है। वही चंद्रू जो तिरुपति का छोटा भाई है। इसके बाद तुरंत पुलिस वाले चंद्रू को पुलिस स्टेशन में लाकर मारने लगते हैं, पर चंद्रू बोलता है कि सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं कुछ काम से उस खेत में आया था। बस इसी के बीच वो सरपंच पुलिस स्टेशन में आता है और लक्ष्मण को बहुत सारे पैसे देकर बोलता है कि उस चंद्रू को मेरे हवाले कर दो, उसने मेरी लाडली बेटी को मारा। इस तरह से वो वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है और लक्ष्मण पैसों के लालच में आकर चंद्रू को सरपंच के हवाले कर देता है और सरपंच चंद्रू को वहाँ से ले जाता है। कुछ समय बाद अनुदीप पुलिस स्टेशन में आकर सब लोगों को डांटने लगता है कि एक खूनी को ऐसे तुमने कैसे छोड़ दिया, मैं अभी SP को फोन करके सब सच बताता हूँ। तो इसी बात के कारण अनुदीप और लक्ष्मण के बीच में झगड़ा होने लगता है। लक्ष्मण बोलता है कि सर, मेरे लिए ये बस एक सरकारी जॉब है, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं अपनी इस सैलरी में अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकता, इसलिए पैसे लेने पड़ते हैं। आपके लिए ये जॉब पैशन होगा, लेकिन मेरे लिए पैसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मेरा परिवार है, मुझे मेरे परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है। इस तरह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ समय बाद राधा और तिरुपति पुलिस स्टेशन में आते हैं और बोलते हैं कि सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, चंद्रू ऐसा कुछ नहीं कर सकता, प्लीज एक बार चंद्रू को देखने दो। अनुदीप बोलता है कि चंद्रू यहाँ नहीं है, उसे सरपंच लेकर चला गया। दूसरी तरफ वो सरपंच चंद्रू को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। तभी कुछ देर बाद राधा और तिरुपति सरपंच के पास आते हैं। सरपंच बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी चंद्रू को नहीं मारूंगा, उसने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं उसके शरीर से उसका सारा खून निकाल लूंगा, पर पहले तुम दोनों इस मामले में बीच में मत आओ। वो लोग उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर फिर भी वो चंद्रू को नहीं छोड़ता। इसके बाद वो दोनों बड़े बड़े लोगों के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं
पर कोई भी इन दोनों की सहायता नहीं करता। इसके बाद अनुदीप सरपंच को कॉल करके बोलता है कि गांव में एक और लड़की की हत्या हुई है, चंद्रू ने कोई मर्डर नहीं किया है। ये सुनने के बाद सरपंच चौंक जाता है और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की की भी अभी हाल ही में शादी हुई थी। फिर वहाँ सरपंच आकर पुलिस वालों को बेइज्जत करने लगता है कि तुम लोग एक छोटे से गांव में एक खूनी को नहीं पकड़ सके। इसके बाद सरपंच चंद्रू का इलाज करवाकर चंद्रू को उसके घर लाता है और राधा को कुछ पैसे भी देता है और वो माफी मांगने लगता है। राधा वो पैसे नहीं लेकर सरपंच से बोलती है कि ये पैसे आप ही रख लो, अगले इलेक्शन में आपके ही काम आएंगे। अब रात होने के बाद अनुदीप इसी केस के बारे में सोचने लगता है कि एक छोटे से गांव में एक साइको घूम रहा है और लोगों को मार रहा है। इसके बाद अनुदीप की गर्लफ्रेंड स्फूर्ति अनुदीप को कॉल करती है। वो स्फूर्ति से यही बोलकर दुखी होने लगता है कि सच में स्फूर्ति, मैं इस जॉब के लिए ठीक नहीं हूँ। मैंने IPS बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ दिन दहाड़े एक साइको लड़कियों को मार रहा है और मैं खूनी को पकड़ नहीं पा रहा। स्फूर्ति बोलती है कि चलो हम दोनों उस खूनी को पकड़ते हैं। मैं उस गांव में आकर तुमसे शादी कर लूंगी। जब वो खूनी मुझे मारने आएगा तो तुम उसको पकड़ लेना। अनुदीप पहले तो मना करता है, पर स्फूर्ति अनुदीप को मना लेती है। अगले दिन अनुदीप उस गांव के लोकल टीवी पर आकर पूरे गांव को अपनी शादी का इनविटेशन देता है और उस खूनी को भी चैलेंज करता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरी पत्नी को किडनैप करके दिखा। फिर अगले दिन अनुदीप और स्फूर्ति की शादी हो जाती है और उसी शादी में शंभू भी होता है, जो अनुदीप और स्फूर्ति की फोटो क्लिक कर रहा होता है। और वो चंद्रू को कॉल करके बोलता है कि अरे यार, उस IPS की बीवी माल है माल, तुमको उसे एक बार देखना होगा। पर चंद्रू शंभू की बात पर ध्यान नहीं देता। फिर अनुदीप और स्फूर्ति जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर खूनी अनुदीप के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि शादी मुबारक हो और तुम्हारा चैलेंज मुझको मंजूर है, तैयार रहना अब रात होने के बाद। वहीं तिरुपति, चंद्रू, शंभू ये तीनों अपने घर में दारू पी रहे होते हैं और शंभू दोबारा चंद्रू को यही बोलता है कि सच में यार, उस पुलिस वाले की पत्नी बहुत खूबसूरत है। पर चंद्रू गुस्से में बोलता है कि मेरे हर जख्म का बदला लूंगा मैं। दूसरी तरफ अनुदीप और स्फूर्ति अपनी पहली रात मनाते हैं। इधर आधी रात को जब राधा पानी पीने आती है तो ऊपर से एक बक्सा नीचे गिरता है चूहों के कारण। जब राधा उस बक्से को खोलती है तो उसमें बहुत सारे ब्रा होते हैं और वो भी राधा के नहीं होते, और उसी बक्से में कुछ गहने भी होते हैं। ये सब देखने के बाद राधा चौंक जाती है। उसी समय राधा वो गहने लेकर अपने घर से चोरी छुपे बाहर आती है। पहले तो वो सरपंच के घर आकर एक रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या ये रिंग प्रिया की है, और सरपंच इस रिंग को पहचान लेता है कि हाँ, ये रिंग तो मेरी बेटी प्रिया की है। इसके बाद राधा दूसरे घर जाकर दूसरी रिंग दिखाकर बोलती है कि क्या ये रिंग माधवी की है, और वो लोग भी पहचान लेते हैं। और जब राधा अपने घर आती है तो बिस्तर पर चंद्रू और तिरुपति नहीं होते। तो यहाँ राधा तुरंत उनको कॉल करती है और बाहर जाकर ढूंढने लगती है। सुबह होने के बाद तिरुपति अनुदीप के घर आता है कुछ काम करने के लिए। अनुदीप तिरुपति को बोलता है कि घर में कुछ कपड़े भी हैं, वो भी लेकर जाओ, और तिरुपति सब कपड़े धोने के लिए ले जाता है। उसी समय राधा अनुदीप को कॉल करके बोलती है कि सर प्लीज आप बेडरूम में जाकर स्फूर्ति मैडम को देखो, क्या वो वहाँ पर हैं? तो अनुदीप राधा की बात मानकर जब बेडरूम में जाता है तो वहाँ स्फूर्ति नहीं होती। राधा रोते हुए अनुदीप को बोलती है कि सर, वो खूनी और कोई नहीं बल्कि मेरा पति तिरुपति है, उसी ने सब लड़कियों को मारा है, और स्फूर्ति मैडम को भी वो ले गया। मतलब जब तिरुपति कपड़े लेने के लिए बेडरूम में गया तो उस समय स्फूर्ति सो रही थी। स्फूर्ति को बेहोश करके वो कपड़ों में अपने साथ ले जाता है। इसके बाद राधा हर जगह स्फूर्ति को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद राधा तिरुपति को देख लेती है। उस समय तिरुपति स्फूर्ति के साथ सूखे हुए कुएं में होता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। राधा चीखने चिल्लाने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस लड़की को छोड़ दो। राधा की आवाज सुनने के बाद तिरुपति कुएं से ऊपर आता है। राधा बोलती है कि तुम किस तरह से बदल गए, कैसे बर्ताव कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? फिर तिरुपति राधा से बोलता है कि मेरे बदलाव का कारण तुम ही हो। ऐसा बोलकर वो अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ सालों पहले राधा और तिरुपति की शादी हुई थी। पहली रात के दिन राधा ने तिरुपति से कहा था कि उसको ये शादी मंजूर नहीं। अपने पापा के कारण मजबूरी में राधा ने तिरुपति से शादी की है। राधा बोलती है कि तुमको मेरा शरीर ही चाहिए ना, तो ले लो। तिरुपति राधा से फिजिकल होने की कोशिश करता है। राधा तिरुपति से बोलती है कि क्या तुमने ब्रश नहीं किया, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। और इसी तरह राधा को उसके साथ कुछ भी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपना मुंह बंद करके बस ऐसे ही लेटी रहती है। अब राधा की यही बातें सुनने के बाद तिरुपति कांपने लगता है। मतलब उसको शर्मिंदगी होती है, उसे नर्वसनेस होने लगती है, और उसी रात बिना कुछ करे वो ऐसे ही सो जाता है। और उस दिन से लेकर 10 सालों तक इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। जब कभी भी तिरुपति राधा के करीब आता तो कुछ नहीं कर पाता, जिससे तिरुपति के दिमाग में यही बैठ गया था कि शायद वो नामर्द है।
पर जब माधवी की शादी हुई तो उस रात तिरुपति बस ऐसे ही बाहर निकला था। तभी तिरुपति खिड़की के अंदर झांकता है जहां माधवी अपने पति के साथ थी। उन दोनों को एक साथ देखकर तिरुपति के अंदर कुछ अजीब होने लगता है और फिर अपने अंदर के मर्द को टेस्ट करने के लिए वो माधवी को किडनैप कर लेता है। वो उसका शोषण करता है और फिर इसी तरह से ये सिलसिला कंटिन्यू होता रहता है। तो ऐसा बोलने के बाद तिरुपति स्फूर्ति के पास जाने लगता है और राधा उसको रोकने की कोशिश करती है। तो तिरुपति राधा के सर पर वार करके स्फूर्ति के पास जाने लगता है, पर राधा एक लड़की की जान बचाने के लिए कोई चीज लेकर उस कुएं में कूदकर अपने पति तिरुपति का सर धड़ से अलग कर देती है और राधा खुद की साड़ी निकालकर स्फूर्ति को पहना देती है। इसके बाद राधा तिरुपति का सर लेकर लक्ष्मण के पास पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और यही सीन हमें सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि तिरुपति को इंटीरियर इम्पोटेंसी सिंड्रोम है, मतलब एक दिमागी बीमारी। एक शादी के गलत फैसले से राधा का जीवन बर्बाद हुआ और राधा की वजह से तिरुपति को भी दुख हुआ और फिर तिरुपति की वजह से पूरे गांव को दुख हुआ। तिरुपति ही नहीं, इस सिंड्रोम का शिकार हमारी पूरी सोसाइटी है, जिसमें काफी सारे लोग दूसरों को जलील और बेइज्जत करते हैं। उसके बाद में वो अपने आप को प्रूव करने के लिए एक ऐसा कदम उठाते हैं जिनसे क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को कोई और नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी ही बनाती है। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब इसके सेकंड पार्ट की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि ओदेला गांव में एक छोटी सी बच्ची किसी का सर काटकर उस सर को अपने हाथ में पकड़कर पुलिस स्टेशन में आती है। ये देखकर वहाँ के सब पुलिस वाले और लोग बहुत डर जाते हैं और ये सर किसी और का नहीं बल्कि राधा का होता है। इसके बाद हम पहले का सीन देखते हैं, मतलब जिस दिन तिरुपति मरा था। और तिरुपति को किसने मारा था? उसकी बीवी राधा ने, जिसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अब तिरुपति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है तो वहाँ के डॉक्टर्स तिरुपति का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका सर धड़ से जोड़ देते हैं। इसके बाद उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली वालों को दे देते हैं। तिरुपति का छोटा भाई और उसका दोस्त तिरुपति की लाश को उसके घर के पास लेकर आते हैं और तभी हम देखते हैं कि इसके अंतिम संस्कार के लिए गाँव का एक भी आदमी इसके घर के पास नहीं आता, क्योंकि तिरुपति ने काम ही ऐसा किया था। इसकी लाश को देखने के बाद गांव के सभी लोग अपने आप को अपने घरों के अंदर बंद कर लेते हैं। ये बात मालूम पड़ने के बाद गांव के कुछ बड़े लोग पंडित जी को बुलाकर ये बोलते हैं कि उस तिरुपति की लाश गांव में आई है। पंडित जी, उस तिरुपति ने हमारे गांव का बुरा हाल कर दिया था, हमारी बेटियों को मार दिया उसने, मरने के बाद भी उसको सजा मिलनी चाहिए। पंडित जी बोलते हैं कि अब इसका एक ही इलाज है सरपंच साहब, और वो है कब्र दंड। इससे उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। गांव वाले बोलते हैं कि ये क्या है पंडित जी? पंडित जी बोलते हैं कि अगर हमारे घरों में किसी की मौत होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें दफना देते हैं या जला देते हैं, पर इसके साथ ये नहीं होगा। अमावस्या के दिन एक बड़ी सी कब्र खोदकर तिरुपति की लाश को उस कब्र में खड़ा करके काली मुर्गी का खून उसके सर पर डालना पड़ेगा और इसी तरह सारे गांव वालों के नाखून और पुराने कपड़े इकट्ठा करके उसी कब्र में डालना होगा। इसी को बोलते हैं कब्र दंड। जिस प्रकार से सभी गांव वालों ने उसकी वजह से दुख सहा, तिरुपति की आत्मा भी इस दुख को झेलेगी। तो सभी गांव वाले इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद सरपंच गांव में ढिंढोरा भी पिटवाने लगता है। अब फैसले के हिसाब से तिरुपति का छोटा भाई और उसका दोस्त तिरुपति की लाश को गांव के बॉर्डर के पास ले जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि तिरुपति की आत्मा अभी भी तिरुपति के शरीर के साथ ही होती है और अपने जान पहचान के लोगों से बात करने की कोशिश करने लगती है कि अरे यार, ये देखो, मेरा छोटा भाई अकेले मेरी लाश को लेकर जा रहा है, प्लीज एक बार आकर हाथ लगा दो ना। पर तिरुपति का खास दोस्त भी आगे नहीं आता। इसके बाद गांव के सभी लोग गांव की बॉर्डर के पास आ जाते हैं, मतलब गांव के एंड पॉइंट पर। यहाँ आने के बाद तिरुपति का छोटा भाई और उसका दोस्त सरपंच से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई, इस तिरुपति को छोड़ दो ना। हाँ, हम लोग मानते हैं कि तिरुपति से गलती हो गई, मरे हुए बंदे को कौन दोबारा सजा देता है, पर गांव वाले किसी की भी बात नहीं सुनते। इसके बाद तिरुपति की लाश के साथ वो रिचुअल किया जाता है। दरअसल किसी भी लाश को दफनाते समय उसको सुलाते हैं, पर तिरुपति की लाश को वर्टिकल खड़ा करने लगते हैं। तिरुपति की आत्मा गांव वालों से यही बोलती रहती है कि हे गांव वालों, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, इस जन्म में मैंने पाप किया, मुझे यहीं पर छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। पर कौन इसकी बात सुनेगा? तो फिर रिचुअल खत्म होने के बाद उसकी लाश को वर्टिकल ही दफना देते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हिमालय की एक छोटी सी गुफा में 3 साधुओं को दिखाया जाता है। बड़ा साधु अपने दोनों शिष्यों से बोलता है कि ओदेला गांव में एक बुरी आत्मा जागने वाली है जो बहुत ही खतरनाक है। बस उस बुरी आत्मा को एक मौका मिले तो वो उस गांव का सर्वनाश कर देगी। एक शिष्य बोलता है कि गुरुजी, उस गांव को कौन बचाएगा,
गुरुजी बोलते हैं कि जब शैतान का जन्म होता है उसी वक्त भगवान भी जन्म लेते हैं। किसी न किसी रूप में वो समय जल्द ही आने वाला है। कहानी के बीच में ये 3 साधु आते जाते रहते हैं। ये घटना होने के बाद सीन 6 महीनों के बाद शिफ्ट होता है। यहाँ पर ओदेला गांव वाले रोज की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इसी तरह काफी दिनों के बाद इस गांव में एक शादी होने वाली होती है। पूरा गांव बहुत खुश होता है। अब उसी रात जब पंडित जी शादी वाले घर पर आ रहे होते हैं तो कुछ लड़के पंडित जी को अपने पास बुलाने लगते हैं। अरे पंडित जी यहाँ पर आइए, 2 गिलास दारू पी कर जाइए। और पंडित जी भी इन लड़कों के पास आता है। दारू पीते हुए थोड़ी बात वगैरह करने लगता है। इन्हीं लड़कों के बीच में एक आदमी भी बैठा होता है। असल में आज जिस लड़की की शादी हुई वो उसका कजिन होता है। ये आदमी बहुत दुखी होने लगता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर पंडित जी आज उसकी शादी हो गई। उसकी हर एक ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, बचपन से लेकर आज तक, पर वो है कि मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकी। इस तरह दारू पीकर वो अपनी दुख भरी दास्तान पंडित जी को बोलने लगता है। गुस्से में वो ये भी बोलने लगता है कि आज मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी पहली रात है ना, उसके घर पर ही जाकर मैं उसका बलात्कार कर दूंगा और पूरा इल्जाम उस तिरुपति की आत्मा पर डाल दूंगा। ये सुनने के बाद वो पंडित जी उस बंदे को सुनाने लगता है कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे उल्टी पुल्टी बातें मत करो। अरे मैं तो बस दारू पीने के लिए आया था, सारा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। इस तरह से वो पंडित जी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी इस पंडित जी को सुसु आने लगती है, तो पंडित जी सुसु करने के लिए तिरुपति की कब्र के पास जाने लगता है। मतलब बहुत अंधेरा होता है वहाँ पर, और इस प्रकार से पंडित जी तिरुपति की कब्र के ऊपर ही टॉयलेट कर देता है। अब जब पंडित जी वहाँ से जाने ही वाला होता है उसी समय उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है, जिस कारण से उसके पैर से काफी सारा खून बहने लगता है और वो खून के कतरे तिरुपति की कब्र के ऊपर गिरने लगते हैं और इसी प्रकार एक खून का ड्रॉप तिरुपति की लाश के ऊपर भी गिर जाता है। इसके बाद क्या था, तिरुपति की आत्मा इसी मौके की तलाश में होती है, जो उस कब्र से बाहर निकलकर इस पंडित जी के शरीर में घुस जाती है। और फिर उसके बाद क्या था, वो पंडित जी अपनी बाइक को हवा में उड़ाते हुए उस शादी के घर के पास जाता है। दरअसल पंडित जी पहली रात का मुहूर्त रखने के लिए आया होता है और इसी बीच में ये कांड हो गया। घर के अंदर आते ही तिरुपति की आत्मा उस दुल्हन को देखकर मदहोश होने लगती है। वो सोचने लगती है कि मरने के बाद भी मैं अपनी ख्वाहिशें पूरा करूंगा, ये मेरे पास अच्छा मौका है, इस गांव को एक और जबरदस्त सबक सिखाऊंगा मैं। फिर कुछ समय बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाकर थोड़ा बहुत साथ में समय बिताने लगते हैं। उसी समय वो पंडित जी दरवाजा ओपन करके इनके कमरे में आकर दूल्हे को मार देता है। दुल्हन बोलती है कि अरे पंडित, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर ये बात मेरे पापा को पता चलेगी तो वो तुमको मार डालेंगे। पंडित बोलता है कि मरे हुए आदमी को और कितनी बार मारोगे तुम लोग? मैं हूँ तिरुपति, इस गांव की मौत। ये सुनते ही उस दुल्हन की डर से हवा निकल जाती है कि पंडित जी के शरीर के अंदर तिरुपति की आत्मा है। इसके बाद तिरुपति इस दुल्हन के बाल पकड़कर एक लात मारने लगता है, जिसकी वजह से जड़ से इसके बाल बाहर आ जाते हैं और उसी हालत में इस दुल्हन के साथ वो आरे-पी करने लगता है। कुछ समय बाद ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है। फिर सारे गांव वाले उस शादी के घर के पास पहुंचते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब पुलिस वाले उस पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित जी यही बोलने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, सर मैं बस अपना फोन लेने के लिए वापस आया था, मैंने ही अपने हाथ से इस लड़की की शादी करवाई, मैं क्यों ऐसा करूंगा सर? पर फिर भी इंस्पेक्टर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस स्टेशन ले जाकर वो उसे बहुत मारता है। तभी इस पंडित जी को उन 4 लड़कों के बारे में याद आता है और वो बोलता है कि सर जब मैं शादी वाले घर पर जा रहा था तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को मारने की बात कर रहे थे, सर शायद वही कातिल हो सकते हैं। तो बाद में पुलिस वाले उन 4 लड़कों को ढूंढकर उनको भी लॉकअप में लाकर बहुत पीटकर पूछने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस दारू पीकर ऐसे ही बोल दिया था, कल रात में उस घर की तरफ गया ही नहीं। इसके बाद दूसरे सीन में अल्लाह बतीस नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो इसी गांव की एक दरगाह में होता है। गांव में किसी भी बंदे की तबीयत बिगड़ जाती या फिर भूत प्रेत का साया होता तो ये अल्लाह बत्तीस गांव वालों की सहायता करता है। फिलहाल एक छोटी बच्ची के ऊपर किसी का बुरा साया होता है। उसके माँ बाप को काली मुर्गी देकर वो बोलने लगता है कि ये मुर्गी गांव के आखिर में जाकर फेंक दो, मतलब वो कुछ रिचुअल्स करने को बोलता है। तो उस बच्ची के माँ बाप उसी रात वो रिचुअल करने लगते हैं। बाद में बिना पीछे पलटे उस बच्ची के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वेंकटेश नाम का एक बंदा दूसरे गांव से अपने गांव वापस आने लगता है, तो उसी रास्ते के बीच में किसी चीज को ये देखकर डर जाता है। वही वो तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से निकलकर उस मुर्गी को कच्चा खाने लगती है। ये देखने के बाद वेंकटेश फटाफट से अपनी गाड़ी घुमा लेता है, वो उस रास्ते से नहीं जाता। सुबह वेंकटेश कुछ गांव वालों के पास आकर रात का इंसिडेंट बताने लगता है। इसी जगह पर अल्लाह बतीस भी होता है।
पर वो सारे लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते सिवाय अल्लाह बतीस के। उसी समय गांव का एक और बड़ा आदमी इन लोगों के पास आकर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है। अल्लाह बतीस बोलता है कि अरे इस समय शादी क्यों रख लिया आपने, आप जानते हो ना कि गांव के हालात कैसे चल रहे हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि अरे अल्लाह बतीस भाई, रिश्ता और लड़का बहुत ही अच्छा है, इसलिए फटाफट से शादी फिक्स कर दी। आप लोग शादी में जरूर आना, अगर किसी को भी डर लगे तो शादी में मत आना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसी रात तिरुपति की आत्मा अपनी साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमने लगती है और ये भी बोलने लगती है कि सभी गांव वाले सुख शांति से अपनी नींद पूरी कर रहे हो, करो बेटा करो, जल्द ही तुम सारे लोग रोने लगोगे। वहीं सुबह होने के बाद तिरुपति की फैमिली के लोग तिरुपति की कब्र के पास आकर उसकी मनपसंद चीजें रखने लगते हैं, जैसे मटन, बिरयानी और दारू। पर कब्र के पास ये लोग तिरुपति की साइकिल को देखकर चौंक जाते हैं। तिरुपति की माँ तिरुपति के छोटे भाई को डांटने लगती है कि तुम ये साइकिल यहाँ पर क्यों ले आए। फिर तिरुपति का भाई बोलता है कि अरे मैं क्यों लाऊंगा, मैं पागल हूँ। तिरुपति की माँ बोलती है कि जरूर तू ही लाया होगा दारू पीकर कल रात को, चलो अब चलो यहाँ से। इस प्रकार से तिरुपति की फैमिली वाले वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद तिरुपति की आत्मा कब्र से बाहर आकर वो सब चीजें खाने पीने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद इस गांव में एक और लड़की की शादी होती है। वही कुछ दिनों पहले एक आदमी शादी का कार्ड देकर गया था। अभी वो आदमी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने लगता है। शादी के बीच में सरपंच शादी में आकर 116 रुपए का गिफ्ट देने लगता है। ये देखकर लड़की के कुछ रिलेटिव्स और लड़की का पापा इस सरपंच का मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़की का पापा बोलता है कि मानता हूँ कि अब तुम्हारी पार्टी रूलिंग में नहीं है, पर फिर भी 116 रुपए कौन लिखाता है। फिर सरपंच बोलता है कि अरे तुमने भी तो मेरी बेटी की शादी पर आकर 116 रुपए लिखाए थे, मैं भी वही लिखा रहा हूँ, हिसाब बराबर। तो इसी छोटी सी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और बहुत ही मुश्किल से बाकी गांव वाले इन दोनों की लड़ाई को रोकने लगते हैं कि शादी का घर है, ऐसा कौन झगड़ा करता है। अब ये सब कुछ होने के बाद रात के समय वो सरपंच अपने ट्रैक्टर से अपने गांव वापस आ रहा होता है, मतलब वो कहीं पर गया होता है। रास्ते के बीच में टॉयलेट आने के कारण ये सरपंच तिरुपति की कब्र के पास आता है और टॉयलेट करते हुए सरपंच बोलने लगता है, अरे यार तिरुपति, अगर आज तुम जिंदा होते तो उसकी बेटी की भी वही हालत होती जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया था। उसी समय सरपंच के पैर में कांटा चुभ जाता है और उससे काफी सारा खून बहने लगता है और वो खून दोबारा से तिरुपति की लाश के ऊपर जाकर गिर जाता है। इसके बाद फिर क्या था, मौके का फायदा उठाकर तिरुपति की आत्मा सरपंच के शरीर में घुस जाती है और सरपंच अपने ट्रैक्टर को लेकर हवा में उड़ाते हुए उस शादी के घर के पास आ जाता है। उस शादी में रिश्तेदारों के अलावा दूल्हा दुल्हन मौजूद नहीं होते। बाद में मालूम पड़ता है कि उस आदमी ने अपनी बेटी की पहली रात अपने खेतों के बीचों बीच अरेंज की है। यहाँ पर खेत में ये दूल्हा दुल्हन बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं। अंधेरी रात, फूलों की खुशबू, चांद की रोशनी में रोमांस कर रहे होते हैं। उसी समय वो सरपंच उस खेत में आकर पूरे खेत को जलाकर दूल्हा दुल्हन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। मतलब दुल्हन के मुंह में भुट्टा रखकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसी भुट्टे से उसे मार देता है और इसी प्रकार दूल्हे को भी जिंदा जला देता है। अब सुबह होने के बाद गांव वाले और पुलिस वाले यहाँ आकर ये नजारा देखकर चौंक जाते हैं। अब ये होने के बाद उस लड़की का पापा पंडित जी और सरपंच को पुलिस स्टेशन के बाहर लाकर बहुत मारता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि आप दोनों कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, सब कुछ कोर्ट में देख लेंगे। पंडित जी और सरपंच यही बोलते हैं कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, वो तो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसी समय अल्लाह बतीस वहाँ पर आकर सब गांव वालों को रोकने लगता है कि इन दोनों को मत मारो, ये दोनों बेकसूर हैं। इसके बाद वेंकटेश सभी गांव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है, वही जो एक दिन वेंकटेश ने देखा था कि तिरुपति की आत्मा एक मुर्गी को खा रही है। और इसी प्रकार कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने पर यह बात भी मालूम पड़ती है कि आधी रात को तिरुपति की साइकिल सारे गांव में घूम रही है और इसी प्रकार कुछ गांव वालों को तिरुपति के कब्र के पास रोने की आवाज भी सुनाई देती है। इसके बाद अल्लाह बतीस बोलता है कि तिरुपति तो मर गया पर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। कब्र दंड के नाम पर तुम लोगों ने अपने आप को ही दंड दे दिया है, इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। तभी उसी समय कमिश्नर उस गांव में आता है। यहाँ अल्लाह बतीस की बातें सुनने के बाद कमिश्नर सभी गांव वालों को सुनाने लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होता,
हम 2025 में जी रहे हैं और ऐसे ढोंगी बाबा सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। क्रिमिनल्स वो दोनों हैं, उन दोनों को सजा मिलेगी। अल्लाह बतीस इस कमिश्नर को बोलता है कि सर, हमारे गांव का पुजारी पूजा करने आता है, किसी की हत्या करने नहीं आता, और इसी प्रकार हमारे सरपंच साहब पॉलिटिक्स करते हैं, ना कि किसी को मारते हैं। ये सब कुछ उस तिरुपति की आत्मा कर रही है। इसके बाद कमिश्नर बोलता है कि भूतों का नाम लेकर क्या तुम उन दोनों क्रिमिनल्स को बचाना चाहते हो? क्या तुम भी शामिल हो इस सब में? अल्लाह बतीस बोलता है कि भरोसा करना होगा कमिश्नर साहब, भरोसे पर ही पूरी दुनिया टिकी है। बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ माना जाता है, वहीं गाय सामने से गुजरेगी तो अच्छा माना जाता है। पर सर, दोनों ही जानवर हैं। जब तक हम सांस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, सांस रुकी तो इंसान खत्म। लेकिन हवा एक ही है। अगर वही हवा शैतान का रूप लेगी तो उसे आत्मा बोलते हैं, प्रेतात्मा बोलते हैं। कमिश्नर बोलता है कि बंद करो ये तुम्हारी हवा वाली बातें, इस गाँव में भूत का बाल भी नहीं है, मैं तुम लोगों को यकीन दिलवाऊंगा। इस प्रकार वो कमिश्नर उस तिरुपति की कब्र के पास ही रुकने का डिसाइड करता है और बाकी सभी पुलिस वालों से बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, कल सुबह मेरे लिए चाय लेकर आना, मैं पकड़ता हूँ असली खूनी को। वहीं दूसरे दिन सुबह होने के बाद 2 कांस्टेबल्स चाय लेकर कमिश्नर के पास आते हैं। कमिश्नर वहाँ बैठा होता है। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि उसकी एक आंख निकल चुकी होती है और इसी प्रकार उसकी पीठ पूरी तरह से छिल चुकी होती है, यानी वो मर चुका था। तिरुपति की आत्मा ने इस कमिश्नर को रात में ही मार दिया था। अब ये खबर सुनने के बाद सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि सच में तिरुपति की आत्मा अभी भी जिंदा है। तो इस दिन से सभी गांव वाले डर जाते हैं कि पता नहीं किस वक्त तिरुपति की आत्मा किसी के घर में घुस के उसको मार देगी। इसके बाद कुछ गांव वाले राधा से मिलने के लिए जेल जाते हैं और उनके गांव में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताने लगते हैं। ये सुनने के बाद राधा रोते हुए गाँव वालों को बोलती है कि मैं उस तिरुपति को मारकर यहाँ पर सजा काट रही हूँ, पर इसका कोई फायदा नहीं रहा। तुम लोगों ने कब्र दंड देकर एक और मुसीबत मोल ले ली है। इसके बाद गांव वाले बोलते हैं कि राधा, हमसे गलती हो गई, इसका कोई उपाय है तो हमें बता दो। पहले भी तुमने ही इस गांव को बचाया था और अब भी तुम ही इस गांव को बचा सकती हो। राधा बोलती है कि पहले तो वो इंसान था, अब तिरुपति एक शैतान बन चुका है। शैतान को मारने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है और उसी तरह ये काम सिर्फ भैरवी दीदी ही कर सकती है। फिर हम पहले सीन को देखते हैं। दरअसल इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है और ये बूढ़ी औरत भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त होती है। यहाँ राधा की बड़ी बहन भैरवी इस दादी माँ को देखकर उनको फॉलो करने लगती है। भैरवी को इस दादी माँ से एक सीक्रेट बात पता चलती है कि जब भी कोई लड़की पहली बार मैच्योर होती है तो उस दिन से लेकर उस लड़की के मेंस्ट्रुअल खत्म होने तक, मतलब तकरीबन 55 साल तक उस लड़की को 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, और वो भी सारे संसार को छोड़कर। अगर कोई भी लड़की ऐसा करेगी तो खुद भगवान शिव जी उसको दर्शन देते हैं। तो ये जानने के बाद भैरवी अपनी 13 साल की उम्र के बाद अपने माँ बाप को लेटर लिखकर संन्यास ले लेती है। इसके कुछ सालों बाद भैरवी के माँ बाप और उसकी दादी मर जाते हैं। गांव वाले राधा से बोलते हैं कि वो भैरवी कहाँ पर मिल सकती है। राधा बोलती है कि मेरी दादी जी को एक शिव मंदिर बहुत ही पसंद था और मैंने सुना है कि हर साल भैरवी उस मंदिर में आती है। तो उसके बाद कुछ गांव वाले भैरवी से मुलाकात करने के लिए शिवजी के मंदिर के पास जाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इस साल भी भैरवी वहाँ पर आ जाए। वहीं दूसरे सीन में वही नागा साधु भैरवी को दिखाया जाता है। गांव के कुछ लोग कुछ गायों को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, यानी उनके बच्चों से बिछड़ने लगते हैं। तो भैरवी वहाँ पर आकर इन सारे लोगों को मारकर उनको सबक सिखाने लगती है। इसके बाद ओडेला गांव वाले भैरवी के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर भैरवी इनके साथ आना नहीं चाहती। मतलब भैरवी का लक्ष्य तो बहुत ही अलग होता है, वो शिवजी के दर्शन करना चाहती है, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। गांव वाले दोबारा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बेटा भैरवी, एक बार हमारे गांव के बारे में सोचो, बहुत अनर्थ हो चुका है और शायद और भी होने वाला है, अब तुम ही हमारे गांव को बचा सकती हो। भैरवी बोलती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम लोगों ने उसको नहीं बल्कि अपने आप को दंड दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सृष्टि का नियम है। पर बाद में गांव वाले भगवान शिव का उसको वास्ता देते हैं, जिसके कारण भैरवी ओडेला आने के लिए तैयार हो जाती है। अब गांव वाले भैरवी को लेकर तिरुपति की कब्र के पास आते हैं। भैरवी के साथ उसके 2 शिष्य भी होते हैं। भैरवी अपनी दिव्य दृष्टि से इस गांव में जो हुआ वो सारी चीजें पता कर लेती है और ये भी जान लेती है कि तिरुपति की आत्मा बदले की आग में भड़क रही है। भैरवी गांव वालों को बोलती है कि कुछ दिनों तक इस बुरी आत्मा को यहीं पर कैद करके रखना होगा, इसके लिए कुछ सामान चाहिए। इस प्रकार से वो लंबी लिस्ट बनाने लगती है और गांव वाले वो सारी चीजें इकट्ठा करके भैरवी को लाकर दे देते हैं और भैरवी इन सारी चीजों से तिरुपति की कब्र के ऊपर एक चक्रव्यूह बनाने लगती
लगती है, जिसके कारण तिरुपति की आत्मा अपने कब्र से बाहर नहीं आ पाए और वो गांव वालों को बोलती है कि 15 दिनों तक तिरुपति की आत्मा को उसकी कब्र में ही रहना होगा। मतलब 15 दिनों के बाद एक और मंथ स्टार्ट होता है। उस मंथ में बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। इसके बाद तिरुपति की लाश को बाहर निकालकर कपाल मोक्ष करना होगा, तब जाकर उसकी आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी। अगर इन 15 दिनों के अंदर 4 नंदियों में से अगर एक भी नंदी हिलेगी या तो फिर कोई भी अगर इस धागे को हटाएगा तो तिरुपति की आत्मा बाहर आकर बहुत बड़ा भूचाल मचाएगी और उसको रोकना मेरे हाथ में नहीं होगा। तो इन 15 दिनों तक गांव का हर एक बंदा इस कब्र के पास पहरेदारी करेगा। बाद में गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इन 15 दिनों तक आप हमारे गांव में ही रहेंगी तो और भी बेहतर होगा। भैरवी बोलती है कि ठीक है, गांव के मंदिर में मेरा इंतजाम कर दीजिए, मैं वहीं पर रहूंगी। यहाँ पर एक और बात यह है कि भैरवी एक तपस्या करती है, मतलब 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप। तो स्टोरी के बीच में भैरवी यही जाप करती रहती है। इधर दूसरे दिन एक लोकल टीवी चैनल वाला उस गांव के पास पहुंचकर इसी न्यूज को टेलीकास्ट करने लगता है कि आखिरकार इस गांव में हो क्या रहा है। इसी बीच में उस आदमी का ड्रोन तिरुपति की कब्र के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिसके कारण कब्र के ऊपर जो धागे होते हैं वो थोड़ा बहुत हट जाते हैं। अपने ड्रोन को हासिल करने के लिए वो टीवी रिपोर्टर उस कब्र के पास जाने लगता है और वहाँ पर पहले से ही एक गाँव वाला होता है जो उस रिपोर्टर को रोकने लगता है कि नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, कब्र के पास जाना बहुत ही खतरनाक है। वो आदमी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है पर गांव वाला इन लोगों को अंदर आने ही नहीं देता। वो कहता है कि तुम अपना ड्रोन बाद में ले जाना। पर फिर भी उस रात वो चैनल वाला चोरी चुपके उस कब्र के पास जाने लगता है, क्योंकि उसका ड्रोन बहुत ही महंगा था। अब कब्र के पास जाकर जब वो अपना ड्रोन ले रहा होता है उसी समय उसके पैर में भी कांटा चुभ जाता है और अब उसका खून तिरुपति के मृत शरीर पर पड़ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या था, तिरुपति की आत्मा उस रिपोर्टर के शरीर में घुस जाती है। इधर उसी समय भैरवी को इसका एहसास भी हो जाता है कि गांव में कुछ गलत हुआ है। इसके बाद तिरुपति की आत्मा उस मंदिर के पास जाती है। उस समय भैरवी स्नान कर रही होती है और भैरवी को देखकर तिरुपति की आत्मा बोलती है कि ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी नहीं देखी, इसके साथ तो एक रात बिताना ही पड़ेगा। इस तरह से जब वो अंदर जाने लगता है तो उसी समय मंदिर का सांप तिरुपति की आत्मा को रोकने लगता है। वो भैरवी के पास उसे जाने नहीं देता। वो सांप और तिरुपति के बीच में जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली भैरवी भी उस तिरुपति के पास जाकर उसे चेतावनी देने लगती है कि जब तक मैं इस गांव में रहूंगी इस गांव का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तिरुपति भी चैलेंज करने लगता है कि देखता हूं कि तुम कब तक इस गांव को बचा पाओगी। वहीं अब ये होने के 3-4 दिन के बाद राधा जेल से रिहा होकर वापस अपने गांव में आ जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में बैठकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि इस साल फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से करेंगे। पर उसी समय वहाँ पर बहुत तेज आंधी आने लगती है, सारे खिड़की दरवाजे अपने आप टूटने लगते हैं और इसी प्रकार इन सभी गांव वालों को तिरुपति की आवाज सुनाई देने लगती है। तिरुपति बोलता है कि वाह रे वाह भैरवी, मुझे कब्र के अंदर कैद करके फेस्टिवल मना रही है। तुम लोगों ने अभी तक मेरा कहर नहीं देखा, आज देखोगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुम्हारे शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली। सच में इस तिरुपति की आत्मा बहुत ही ताकतवर बन चुकी होती है और वो भैरवी से बोलती है कि क्या देख रही हो, यही सोच रही हो ना कि मैं अपनी कब्र से बाहर कैसे आया। दरअसल जब तिरुपति की आत्मा उस रिपोर्टर के शरीर में घुस जाती है तो तिरुपति कुछ अघोरियों के पास जाकर एक बहुत ही पावरफुल तंत्र विद्या सीख लेता है। इसी तंत्र विद्या की मदद से तिरुपति अब और ताकतवर बन चुका होता है। यहाँ तिरुपति की आत्मा सभी गांव वालों को अपनी शक्ति दिखाने लगती है। यहाँ 5 तत्व इसके कब्जे में होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वो कहता है कि देखो मैं हवा में हूँ, आग में हूँ, पानी में हूँ, अब तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिसके बाद वो भैरवी और सारे गांव को एक सर्कल में बांधकर रख देता है कि गांव का कोई भी आदमी इस बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा। ये देखकर एक आदमी डर के मारे जब गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है तो लाइन क्रॉस करते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जानवर परिंदे भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। जो कोई भी क्रॉस करता वही मारा जाता। तिरुपति की इस शक्ति को देखकर भैरवी बहुत दुखी होने लगती है और वो भी बेबस हो जाती है। इसके बाद देखते ही देखते सभी गांव में कैद हो जाते हैं, यानी खेती बाड़ी नहीं, रोजगार नहीं, पानी नहीं, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ नहीं।
इसके बाद एक दिन एक बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को गोदी में लेकर भैरवी के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी बच्ची को बचपन से अस्थमा है, अब उस लाइन को क्रॉस करके हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। प्लीज भैरवी बेटी, अब तुम ही हमारी बेटी की जान बचा सकती हो। भैरवी बोलती है कि तुम्हारी बेटी की जान मैं नहीं बचा सकती, अब राधा ही बचा सकती है। वो गाँव वालों को और राधा को एक प्लान बताती है कि राधा अच्छे से मेकअप करके तिरुपति की कब्र के पास जाकर उसको भटकाए। इसी बीच भैरवी मंदिर के पास बैठकर जाप करेगी। एक समय आने के बाद तिरुपति की शक्ति कम हो जाएगी, तब आप लोग अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। तो राधा इसी प्रकार से नई दुल्हन बनकर तिरुपति की कब्र के पास जाकर रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि तिरुपति अपनी जिद छोड़ दो, इस गांव को बख्श दो। और उसी समय दूसरी तरफ मंदिर में भैरवी और उसके 2 शिष्य माइक के जरिए जाप करते रहते हैं। इधर उस बच्ची के माँ बाप और कुछ गांव वाले उस लाइन के पास पहुंच जाते हैं कि जब उस लाइन की शक्ति कम हो जाएगी ये लोग उसके पार चले जाएंगे। उसी समय लाइट वाले थोड़ी सी हवा आने की वजह से उस गांव की पावर ऑफ कर देते हैं। अब पावर ऑफ होते ही भैरवी जो मंत्र पढ़ रही होती है उसकी आवाज भी बंद हो जाती है। उसी समय तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर आती है। तिरुपति फटाफट से उस बच्ची के पास जाने लगता है कि तुम लोग मुझे धोखा देने लगे। इस प्रकार से वो उस बच्ची के शरीर में आ जाता है। राधा खुद इसको धोखा देने की वजह से वो बच्ची एक चाकू लेकर राधा का गला काट देती है। इसके बाद ये बच्ची राधा का सर लेकर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर हो जाती है। और यही सीन हमने इस सीरीज के 2nd पार्ट की स्टार्टिंग में देखा था। अब ये होने के बाद भैरवी तिरुपति के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि तिरुपति इस गांव को बख्श दो, बच्चा बच्चा बिलबिला रहा है, बदला लेना ही चाहते हो तो मुझसे लो। इस तरह वो बहुत कुछ बोलने के बाद तिरुपति भैरवी के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मेरे साथ एक रात बिता लो। अब ये सुनने के बाद भैरवी चौंक जाती है। भैरवी ने अपनी सारी जिंदगी भक्ति के नाम कर दी थी, उसने संन्यास ले लिया था, ऐसे में वो ये कैसे कर सकती है। लेकिन फाइनली गांव की भलाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए वो इसके लिए हाँ बोल देती है। अब तिरुपति बोलता है कि आज रात एक दुल्हन की तरह रेडी होकर रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर मैं इस गांव को बख्श दूंगा। इसके बाद जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट करके इस गांव से बाहर जाने के लिए बोलते हैं कि तुम हमारे गांव के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो, ये हमारे लिए पाप होगा। अगर भगवान सच में होगा तो इस गांव को बचाएगा। भैरवी गांव वालों से बोलती है कि भगवान है, इसीलिए तो मैं इस गांव में आई हूँ तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इसके बाद भैरवी वहाँ से जाते समय अल्लाह बत्तीस को ओम नमः शिवाय कहकर कुछ इशारा करने लगती है। बाद में अल्लाह बत्तीस वेंकटेश को बुलाकर इसी के बारे में डिस्कस करने लगता है कि भैरवी ने मुझे देखकर ओम नमः शिवाय क्यों बोला, नमः शिवाय इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। इस तरह से वो डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। यानी भैरवी अल्लाह बत्तीस को ये कहना चाहती थी कि तिरुपति का कपाल मोक्ष करना होगा। रात होने के बाद भैरवी दुल्हन बनकर रेडी हो चुकी होती है। उसी समय तिरुपति वेंकटेश के शरीर में घुसकर भैरवी के पास आता है और तब वो भैरवी के साथ गलत काम करने ही वाला होता है। तो भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। अब इसको सिर्फ 17 बार ओम नमः शिवाय बोलना होता है। अब भगवान का नाम सुनते ही तिरुपति को बहुत गुस्सा आने लगता है कि नमः शिवाय नहीं, तिरुपति तिरुपति कहो। फिर भी भैरवी के ना रुकने पर तिरुपति की आत्मा भैरवी को उस मंदिर के पास ले जाती है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ वो भैरवी को बहुत मारते पीटते हुए गांव वालों से बोलता है कि मैं तुम गांव वालों के सामने इस भैरवी का वही हाल करूंगा। अगर कोई अपनी आंखें बंद करेगा तो उसकी खैर नहीं। पर भैरवी फिर भी जाप करती रहती है। फाइनली तिरुपति की आत्मा भैरवी को हवा में उड़ाकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। भैरवी को अब सिर्फ एक बार जाप करना होता है, पर बेचारी होश में ही नहीं आती। उसी वक्त एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर जाकर नंदी के कान में कुछ कहकर मदद मांगने लगती है। तो वो शिवजी का नंदी अपने प्लेस से उठकर भैरवी के पास आकर इसको हल्के से फूंक मारने लगता है। ये देखकर तिरुपति की आत्मा इन गांव वालों के ऊपर बहुत बड़ा जादू करने लगती है, जिससे कि वो एक ही बार में इन गांव वालों को मार सके। तभी उसी समय भैरवी आखिरी बार ओम नमः शिवाय कह देती है। भैरवी की तपस्या पूरी होने की वजह से खुद शिवजी उसको दर्शन देने लगते हैं। शक्ति के लिए वो अपना त्रिशूल भी देते हैं। और उसी समय दूसरी तरफ अल्लाह बतीस कब्र खोदकर उसकी लाश के साथ रिचुअल करने लगता है जो भैरवी ने बोला था। तभी भैरवी त्रिशूल लेकर उस तिरुपति की आत्मा को मार देती है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ हो सकता है कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।